कितना 10, मम्मी का 8, भाई का 5, दोनों भाई का 5, कितना टोटल हो गया? 28 हो गया। लोग कितने हो तुम लोग? 5। तो 4 से भाग नहीं दोगे तुम, 5 से भाग दोगे। तो 5 से जब भाग दीजिएगा तो क्या होगा? 5 से 28 में भाग दो, 5 5 25, तकरीबन 3,500 के आसपास आएगा। बोलिए, जबकि हकीकत क्या कि आपके पापा 10,000 कमा रहे हैं, मम्मी 8,000 कमा रही है, भाई दोनों 5,000 कमा रहे हैं, लेकिन फिर भी प्रति व्यक्ति आए हम तुम्हारे घर का कितना जोड़ेंगे? 3,500 के आसपास। बोलिए है कि नहीं? ऐसा क्यों है? जितना टोटल इनकम हो रहा है उसमें जनसंख्या से भाग दीजिए, ठीक है। अब देश का प्रति व्यक्ति आय जो भारत का है वो बहुत उठ नहीं पा रहा, क्योंकि बिहार का प्रति व्यक्ति आय कम है। समझ वाली बात, पूरे भारत में बिहार का प्रति व्यक्ति आय क्या है? मतलब हाँ, एक तो आबादी बढ़ रहा है बहुत ज्यादा तेजी से, बिहार का प्रति व्यक्ति आय बहुत कम है, ठीक है ना। अगर बिहार, इसीलिए कहते ना कलाम साहब कि भारत का विकास बिहार के विकास के बिना पॉसिबल नहीं है। बिहार तरक्की करेगा, बिहार के लोगों का इनकम बढ़ेगा, तो फिर पूरे भारत का प्रति व्यक्ति आय तुमको ज्यादा दिखेगा। बात समझ गए? और दूसरा वजह यह है कि भारत में कुछ लोग ऐसे जिनका इनकम बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा, लेकिन किसी किसी का इनकम बहुत कम है। अब जैसे तुम एक और उदाहरण देख लो कि तुम्हारे घर में मान लो कि तुम्हारा एक भाई है जो 50,000 कमाता है। बोलो, तुम्हारा एक भाई जो है वो भी 50,000 कमाता है, लेकिन 2 भाई जो है वो कुछ नहीं करते हैं, ठीक है। तो 1 लाख रुपया इनकम है तुम्हारे घर का, बाहर जाना है, बाहर जाना है तुमको, कर राजन है, लेकिन तो तुम्हारे घर में है कितने? 4 लोग हैं, प्रति व्यक्ति कितना हुआ? 25,000। जबकि हकीकत क्या कि जो कमा रहा है 50,000 उसका भी 25,000 जोड़ रहे हैं, और जो नहीं कमा रहा उसका भी 25,000 जोड़ रहे हैं। क्लियर है? तो प्रति व्यक्ति आय के साथ ये प्रॉब्लम है, ठीक है। सबसे ज्यादा गोवा का है। राष्ट्रीय हो गया। टका किस देश की मुद्रा है? बांग्लादेश। बिहार में पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कब स्थापित हुआ? 1975 में, ठीक है। केंद्रीय सरकारी बैंक किस स्तर पे काम करता है? जिला स्तर पर। ये प्राथमिक कृषि साख समिति को पैक्स कहा जाता है। क्या कहते हैं इसको? पैक्स, याद रखना, इसको बोलते हैं पैक्स। देखिए, किसान को अगर अभी लोन का जरूरत पड़ेगा तो कहा जाएगा? तो पैक्स में जाएगा, ठीक है। हर जिला में होता है पैक्स, ठीक है। तो पैक्स में जाएगा। पैक्स का काम क्या है? किसानों को लोन प्रोवाइड करना, क्योंकि किसान को भी तुरंत लोन चाहिए। मान लो अभी सीजन आ गया, उसको बीज चाहिए, फर्टिलाइजर चाहिए, बहुत तरीके का उसका खर्च है किसान का फसल के टाइम। तो अभी जाएगा, मान लो पंजाब नेशनल बैंक को लोन मांगने के लिए, तो कहेगा कि ठीक है परसों आइएगा, 10 दिन बाद आइएगा, पेपर जमा कीजिए, बहुत लफड़ा हो जाएगा ना। मान लीजिए किसान तो देश का गरीब है, उसको तुरंत लोन चाहिए, तो उसके लिए सरकार ने क्या बना रखा है? पैक्स बना रखा है, ठीक है। अब पैक्स एक और काम करता है। मान लो किसान ने अनाज उगाया, वो अनाज बेचेगा कहां? तो पैक्स को भेज देता है। पैक्स एक सरकारी एजेंसी है, सरकार द्वारा स्थापित है। पैक्स दोनों काम कर रही है, लोन भी दे रही है, और किसान जो अनाज उगा रहा है उस अनाज को वो खरीद भी रही है। क्लियर है? जल्दी बोलो। इसी पैक्स को क्या कहते हैं? प्राथमिक कृषि साख समिति। यस, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या है? पहला कृषि, दूसरा विनिर्माण, तीसरा सेवा। क्लियर? सरकार द्वारा लगाए गए अनावश्यक नियंत्रणों तथा प्रतिबंधों को हटाना क्या कहलाता है? इसका मतलब समझा दो। याद तुम लोग कर लियो, नो डाउट, इसका मतलब समझा दो। मान लो क्वेश्चन किसी और तरीके से पूछा है, कैसे बताओगे? सब्जेक्टिव में पूछ देगा, लिखने के लिए कैसे लिखोगे? सरकार द्वारा लगाए गए अनावश्यक नियंत्रणों। देखिए, अब आप मेरी बात को समझिए। जब हम लोग आजाद हुए 1947 में, ठीक है, तो ऐसा नहीं कि पूरा भारत गरीब ही था, कुछ लोगों के पास पैसा था, जमींदार लोग थे उस समय, और भी टाटा बिरला ये सब थे। अडानी अंबानी उस समय नहीं थे, लेकिन टाटा वाटा बिरला ये सब तो थे ही, उनके पास बहुत पैसा था। तो मान लो कि जिस व्यक्ति के पास बहुत पैसा, अगर वो इंडस्ट्री लगाने लगेगा, तो जो छोटे मोटे जो इंडस्ट्रियलिस्ट है, छोटे मोटे उद्योगपति, वो तो पिछड़ जाएंगे। अब मेरी बात को समझिएगा, जिनके पास बहुत पैसा है वो तो अपना बिजनेस बढ़ा लेंगे, लेकिन जिनके पास कम पैसा है वो तो अपना बिजनेस नहीं बढ़ा पाएंगे। लेकिन सरकार का काम क्या है कि भाई सबको देखना है। यह नहीं हो जाए कि अमीर और अमीर होता चला जाए और गरीब और गरीब होता चला जाए। उठो तो वहां से इशू, उठो इशू भर दो। तो जब देश आजाद हुआ ना, तो किसी के बहुत पैसा, किसी के बहुत पैसा नहीं है, बहुत कम पैसा है, तो सरकार का काम क्या है? उन लोगों को भी ध्यान देना जो गरीब है, वो भी अपना बिजनेस बढ़ा सके। तो मान लीजिए जिसका बहुत ज्यादा पैसा, खूब ज्यादा प्रोडक्शन करेगा,
तो जब ज्यादा प्रोडक्शन करेगा तो उसके माल का दाम क्या हो जाएगा, घट जाएगा। समझ गए। लेकिन जो नया नया उद्योग लगाना चाह रहा है, नया नया, तो उसका माल बिकेगा बाजार में, क्योंकि वो तो माल कम बनाएगा। बोलिए, वो तो मशीन से बना नहीं रहा है। अब बड़ा बड़ा आदमी क्या है, जैसे मान लो हम बड़े इंडस्ट्रिस्ट है, तुम लोग छोटे हो, तो हम जब माल बनाएंगे तो खूब बल्क में बनाएंगे, इतना बना देंगे ना कि उसका लागत क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्योंकि जब हम माल बहुत ज्यादा बनाते हैं तो लागत क्या होता है, घटता है। जैसे घर में जो समोसा बनाते हैं महंगा पड़ता है, होटल वाला बनाता है उसको सस्ता पड़ता है। क्यों? क्योंकि होटल बनाता है बहुत सारा बनाता है वो। समझ वाली बात। कम बनाएंगे तो लागत ज्यादा आएगा, ज्यादा बनाएंगे लागत कम आएगा। क्लियर है। अब जिनके पास बहुत पैसा तो खूब बनाएंगे माल। समझिए बात को। सरकार ने क्या किया ना कि एक कोटा सिस्टम लग गया। कोटा, कोटा का मतलब कि जितने भी बड़े बड़े बिजनेसमैन थे उनको कह दिया कि इससे ज्यादा माल नहीं बना सकते। क्यों? क्या आप बहुत ज्यादा जब माल बना दीजिएगा तो बाजार में तो सिर्फ आप ही का माल दिखेगा। तो भाई हमको छोटा छोटा बिजनेसमैन भी तैयार करना है। ऐसा ना हो जाए कि देश में कुछ ही अमीर लोग हों बाकी सब गरीब हो जाए, तो फिर ऐसा देश चलेगा नहीं। बोलिए। तो सरकार क्या किया, कोटा सिस्टम है। कोटा का मतलब होता है कि आप इससे ज्यादा माल नहीं बना सकते। आपके पास क्षमता है बनाने का, लेकिन सरकार नहीं बनाने देगी। आप उससे ज्यादा बना दिए तो सरकार का कोई एजेंसी जाएगा, अपना छापा मारेगा, सारा माल आपका जब्त कर लेगा। ऐसा क्यों किया गया? ताकि छोटे उद्योगपति आगे बढ़ सके, उनका भी सामान बाजार में दिखे। क्लियर है। दूसरा क्या किया गया, लाइसेंस सिस्टम लगा। लाइसेंस, लाइसेंस का मतलब यह है कि देखिए हमारे पास बहुत पैसा है, तो हम चाहेंगे कि हम अपना इंडस्ट्री कहां खोले, शहर में खोले कि गांव में। हर आदमी चाहता है कि वही इंडस्ट्री खोले जहां सुविधा उसको मिले। तो सारा इंडस्ट्री शहर में लग जाएगा तो गांव का क्या होगा? गांव का तो विकास हो नहीं पाएगा, गांव तो गांव ही रह जाएगा। बोलिए। तो आप अगर बिजनेस कर रहे हैं, इंडस्ट्री लगा रहे हैं, तो आप मेरे पास आइए लाइसेंस मांगने के लिए। लाइसेंस मांगने आइएगा तो हम आपको अगर कहेगा हम मुंबई में लगा रहे हैं तो हम आपको लाइसेंस नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? क्योंकि मुंबई में 10 इंडस्ट्री पहले से है। आप हमको कहिएगा हम पटना में लगाना चाहते हैं, हाँ भाई लेके जाओ लाइसेंस। लेकिन पटना में इंडस्ट्री नहीं है। सरकार ये सब काम क्यों कर रही है? ताकि सब जगह समानता लाया जा सके। खाली एक ही जगह पर सारा इंडस्ट्री नहीं आ जाए, अब बाकी पूरा भारत गरीब हो जाए। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? इसके लिए लाइसेंस सिस्टम लाया गया ताकि पूरे भारत में इंडस्ट्री बुलाया जा सके। क्लियर है। लेकिन इसका असर उल्टा पड़ गया। सरकार के जो अधिकारी आईएएस लोग सब घूस खा खा करके लाइसेंस बांटने लगे। जाओ भाई तुम दिल्ली में लगाओ, खाली हमको पैसा दे दो, जाओ दिल्ली में लगाओ। सरकार की मंशा क्या थी? सरकार की मंशा ये थी कि जो उद्योग है वो कहां लगे, शहर में भी लगे, गांव में भी लगे। लेकिन जो आईएएस ये अधिकारी लोग थे जिनका काम था लाइसेंस बांटना, सरकार तो लाइसेंस नहीं बांट रही है, लाइसेंस तो बांटने का हम अफसर लोग कर रहे थे। ये क्या किए, घूस खा खा करके लाइसेंस बांटने का काम किए, जहां मन वहां खोल लो फैक्ट्री। तो इससे क्या हुआ, बिहार जैसा जो हमारा राज्य था ये पिछड़ गया। बिहार में इंडस्ट्री है नहीं है। ठीक है। सरकार की मंशा क्या थी लाइसेंस के प्रति कि पूरे भारत में इंडस्ट्री लगे। तो आप देखिए ना 1991 आते आते ये चीज समझ में आ गया कि इससे भारत को नुकसान हो रहा है। ठीक है। तो भारत ने इस पॉलिसी को क्या किया, चेंज किया। तो नियंत्रण और प्रतिबंध, नियंत्रण यही है कि आप इससे ज्यादा माल नहीं बना सकते, लाइसेंस लीजिए। समझ आ रही बात है। अब कोई आदमी बिजनेस करना चाह रहा था, उसको लाइसेंस के लिए दौड़ना पड़ रहा था। तो पता चला कि कोई बिजनेस करना ही नहीं चाह रहा, उसको पता है कि पैसा लेकर बैठे हुए हैं, लेकिन बिजनेस करेंगे तो सर लाइसेंस के लिए पहले पैसा दो ऑफिसर को। तो पता चला कि मैं 1 लाख रुपए है मेरे पास, 20,000 घूस ही मांग रहा है कि लाइसेंस तब देंगे जब 20,000 दोगे। तो इससे तो कोई बिजनेस करने से रहा, जब बिजनेस करेगा नहीं तो देश बढ़ेगा कैसे? तो सरकार ने ये सब नियंत्रण और प्रतिबंध क्या किया, हटा दिया। कब? 1991 में। समझ आ रही बात? एक और प्रतिबंध लगा हुआ था कि विदेश का सामान नहीं खरीदेंगे, बाहर का सामान। क्योंकि बाहर का जो सामान आएगा तो भारत का सामान बिकना बंद हो जाएगा। जो अमेरिका, चीन, जापान का जो सामान भारत में आएगा तो यहाँ का जो कारीगर जो सामान बना रहा है लोग उसको नहीं खरीदेंगे, तो यहाँ का कारीगर तो बर्बाद हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, बाहर का वही सामान खरीदेंगे जो हम बना नहीं सकते। जैसे तेल नहीं बना सकते, पेट्रोलियम, वो खरीद लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बिस्किट, साबुन, सर्फ ये सब क्या करेंगे, अपने ही देश का यूज करेंगे, बाहर वाला नहीं। ठीक है। लेकिन इससे नुकसान क्या हुआ कि हमारे देश में जो बना रहे थे सामान वो महंगे दाम पे बेचते थे, ताकि उनका कोई कंपटीशन था नहीं। समझिए। अब घटिया माल बेचते थे, इससे हम लोगों को नुकसान था। 1991 में सरकार ने इसको भी क्या कर दिया, हटा दिया, और कहा कि अब बाहर का भी सामान भारत में आकर बिकेगा। ठीक है। इस सारा प्रतिबंध, नियंत्रण सब हटाया गया। ठीक है। इसको क्या कहा जाता है, उदारीकरण।
ठीक है, नियंत्रण और प्रतिबंध किस पर से हटाया गया? बिजनेस पर से, इंडस्ट्री पर से। अब आपको बिजनेस करना है तो आपको लाइसेंस की जरूरत नहीं है। हाँ, कहाँ लाइसेंस लगेगा? जैसे शराब का बिजनेस करोगे तो लाइसेंस चाहिए, आग, पटाखा, केमिकल, जैसे पटाखा का बिजनेस करना है लाइसेंस चाहिए, केमिकल का बिजनेस करना है लाइसेंस चाहिए। बात समझ आ रहा है? जो जो खतरनाक उद्योग है उसको लगाने के लिए क्या चाहिए? लाइसेंस। खाने पीने से जुड़ा बिजनेस करना है, खाने पीने से लाइसेंस चाहिए। मान लो तुम जो बना के बेच रहे हो, मान लो तुम्हारे किचन का स्थिति खराब है, वहां पे कॉकरोच घूम रहा है तो लोग बीमार ना पड़ जाएगा, तो लाइसेंस चाहिए ताकि तुम ठीक ठाक बना रहे हो कि नहीं सामान, ताकि उसको खाएगी पब्लिक, खा के बीमार भी पड़ सकती है। तो खाने पीने का बिजनेस कीजिए, होटल खोलिए तो आपको लाइसेंस चाहिए, लेकिन हर बिजनेस के लाइसेंस नहीं चाहिए। अभी कॉपी, किताब, कलम, साबुन, सरफ बना, उसके लाइसेंस नहीं चाहिए। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं। अब ये नहीं है कि आप माल इतना ही बने, आपके पास क्षमता है तो पूरा बनाइए, जितना बने उतना बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। ये सब प्रतिबंध क्या कर दिया गया? हटा दिया गया। इसको क्या कहा गया? उदारीकरण। कोई दिक्कत? निजीकरण क्या है? 1991 के पहले भारत में सारी फैक्ट्री सरकारी थी, हर चीज सरकारी, बहुत कम प्राइवेट था। तो सरकारी के साथ प्रॉब्लम यह है कि आदमी काम नहीं करना चाहता है, उसको कोई निकाल नहीं सकता है। सरकारी स्कूल का स्थिति तुम देख ही रहे हो, सरकारी अस्पताल का स्थिति देख रहे हो, तो सरकारी इंडस्ट्री कैसा रहा होगा? वहां पे सबको खाली वेतन लेने से मतलब था, काम लोग करते ही नहीं थे। तो सरकारी इंडस्ट्री चली गई लॉस में, लेकिन लॉस में भी जा रही है तो उसको वेतन तो चाहिए, सरकारी कर्मचारी तो वेतन तो दोगे। नहीं समझे? आप सरकारी स्कूल में पढ़ाए ना पढ़ाए वेतन तो आता है, सरकारी अस्पताल का डॉक्टर इलाज करे ना करे वेतन तो आता है। सरकारी इंडस्ट्री है, अब सरकार क्या करी? साबुन, सर्फ, पेस्ट बना रही, बताइए, सरकार का काम था, बना रही थी। अब वहां पर क्या है कि भले ही बिजनेस लॉस पे चल रहा है लेकिन वेतन तो पूरा ले रहे हैं। मेरी बात समझ रहे हो ना? अब क्या है कि इंडस्ट्री लॉस में चला गया लेकिन आप उसको निकाल नहीं सकते। प्राइवेट कंपनी रहता, अब काम नहीं करेगा तो क्या करेगा? निकाल देगा। सरकारी में तो नहीं निकाल सकते। मेरी बात तुम समझ रहे हो क्या बोल रहे हैं? सरकारी में नहीं निकाल सकते। अब कंपनी तो लॉस में चली गई, लेकिन सरकार क्या करी? उसको जिंदा रखे हुए वेतन बांट रही है। तो सरकार वेतन कहां से बांटेगी? आम जनता पर टैक्स लगा दिया। टैक्स लगा दिया तो जो आदमी कमा रहा है उसका बहुत बड़ा भाग टैक्स में जा रहा है। समझ गए? तो भाई कुछ लोग ऐसो आराम से जिए और उसका भरण पूर्ति हम करें टैक्स भर के, तो बेवकूफी है। समझ गए? तो सरकार को यह आइडिया दिया गया कि आप जो है निजीकरण कीजिए, मतलब सारा सरकारी कंपनी खत्म कीजिए, इसको प्राइवेट कीजिए। तुम देखा बिजली कंपनी प्राइवेट हो गया अपने यहाँ। अभी बिजली कौन देती थी आपको? सरकार। तो सरकार देती थी, खूब चोरी करते थे लोग। लाइन जब कट्टर ट्रांसफार्मर उड़ता था तो हफ्ता भर बाद ट्रांसफार्मर लगता था, एक सप्ताह अंधेरा में रही। आदमी जाता था, एप्लीकेशन लिखता था, है ना, सरकारी काम था, उसको कुछ बोल भी नहीं सकते थे। पता चला कि आज तुम्हारे मोहल्ले का ट्रांसफार्मर उड़ा तो हफ्ता भर तुम निश्चिंत हो जाओ। क्यों? मामला सरकारी है और सरकारी काम जल्दी नहीं होता है। क्लियर? बिजली सस्ता था। क्लियर? अब सरकार ने क्या कर दिया बच्चा? इसको प्राइवेट कर दिया। बिजली कंपनी को क्या कर दिया? प्राइवेट। तुम्हारे घर में जो बिजली पहुंचा तो प्राइवेट कंपनी है। तो पहले क्या रहे? सरकारी था तो खुद चोरी करते थे, अब प्राइवेट हो गया तो जगह जगह स्मार्ट मीटर लगा दिया। बोलिए, लेकिन अब सुविधा क्या है कि जैसे ही लाइन कटता तुरंत फोन दबा देते, ऐसा लाइन क्यों नहीं है? तो कहता बस आधा घंटा में आ जाएगा। पहले सिस्टम नहीं था। जैसे ही ट्रांसफार्मर उड़ता है तुरंत एप्लीकेशन लिखता है, शाम तक ट्रांसफार्मर लगा देता है। समझ गए? ये प्राइवेट होने का फायदा हुआ। हाँ, महंगा हो गया बिजली, लेकिन एक फायदा हुआ कि सुविधा बढ़ गया, क्योंकि प्राइवेट जगह पे सुविधा होता है, सरकारी जगह पे सुविधा नहीं रहता। क्लियर? जल्दी बोलो। अब पब्लिक को क्या चाहिए? सुविधा। करा 2 रुपए ज्यादा दे देंगे लेकिन सुविधा भी। ठीक है? तो इसको क्या कहेगा बच्चा? सरकारी कंपनी को प्राइवेट करने को क्या कहा गया? निजीकरण। कोई प्रॉब्लम है? जल्दी बताओ। सरकारी कंपनी को सार्वजनिक उद्यम कहा जाता है। सरकारी कंपनी को क्या कहते हैं? लिख देते हैं। देखिए, आप लोग ऑब्जेक्टिव याद किए, हमको इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन हम चाह रहे हैं कि इसे थोड़ा सा जान लो। सरकारी कंपनी को क्या कहते हैं? सार्वजनिक उद्यम। क्या कहते हैं? सार्वजनिक उद्यम। कोई दिक्कत? सार्वजनिक उद्यम मतलब सरकारी कंपनी। तो जितने भी सार्वजनिक उद्यम थे उस सबको क्या कर दिया? प्राइवेट। अब तुम सुन रहे कि रेलवे को भी प्राइवेट करने का बात चल रहा है। तुमको लगता है कि ऐसा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए?
रेलवे प्राइवेट होना चाहिए। रेलवे में एक बार आ गया आईआरसीटीसी, प्राइवेट ही है, शेयर मार्केट में लिस्टेड कंपनी है। तुम लोग जितना टिकट कटाते हो ऑनलाइन या तुम ट्रेन में जो खाने पीने का सामान खरीदते हो सब आईआरसीटीसी के अंतर्गत आता। तुम देखोगे लिखा था आईआरसीटीसी, प्राइवेट कंपनी है। तो रेलवे में एक चीज तो प्राइवेट आ गया, स्टेशन की जिम्मेदारी प्राइवेट कंपनी को दे दी गई। देखो स्टेशन साफ सुथरा तुमको मिलता होगा, स्टेशन पर सुविधा है, वाईफाई लगा दिया, खाने पीने का बढ़िया बढ़िया स्टॉल खोल दिया है कि नहीं, तुरंत ऑर्डर कर तो तुरंत सामान आ जाता है ना। लेकिन ट्रेन अभी भी क्या है, सरकारी है। जिस दिन ट्रेन भी प्राइवेट हो जाए तो ट्रेन में सुविधा बढ़ेगा, लेकिन यही है कि टिकट महंगा हो जाएगा। बोलिए है ना। अभी तक रेलवे सरकारी, सॉरी रेलवे प्राइवेट नहीं हुई है, लेकिन लोग कहते हैं कि रेलवे को भी प्राइवेट करो। लेकिन कुछ लोगों का बात है कि भाई रेलवे प्राइवेट हो जाएगा तो सारे सरकारी कर्मचारी जो रेलवे में जॉब करें उनका क्या होगा, तो लोग इसको लेकर विरोध करते। ठीक है, तो निजीकरण तुम समझ गया होगा, सरकारी कंपनी को ही प्राइवेट करना। वैश्वीकरण क्या है, वैश्वीकरण क्या है, हम तुमको अभी बताए थे कि भारत में बाहर का सामान नहीं आता था, वही सामान खरीदेंगे जो भारत में बना हुआ है। क्लियर है। लेकिन अब क्या है, 1991 का कह दिया गया कि नहीं भाई, भारत के बाहर का भी सामान बिकेगा भारत में, अब भारत से भी बाहर जाकर सामान बिकने के लिए। ठीक है, मतलब भारत का बाजार खोल दिया गया दुनिया के सभी देशों के लिए। अब दुनिया का कोई भी देश भारत में आकर माल बेच सकता है, और भारत के लोग दुनिया में कहीं भी जाकर अपना माल बेच सकते हैं। यह है वैश्वीकरण, इसी को कहते हैं मुक्त अर्थव्यवस्था, खुली अर्थव्यवस्था। क्लियर है। तो तुम देखो भारत में कोका कोला भारत की कंपनी है नहीं, अमेरिकन कंपनी है। थम्स अप, स्प्राइट, ये सब क्या है, इंडियन कंपनी है नहीं। तुम जो शैम्पू, साबुन, सर्फ एक्सेल जो यूज कर रहे हो सब क्या इंडियन कंपनी है नहीं। तुम अपने घर में जितना भी सामान यूज करो कोई इंडियन नहीं है। जो मोबाइल हम लोग यूज करें इंडियन है नहीं, सब कहां का है, बाहर का है, विदेशी कंपनी है। तो विदेशी कंपनी भारत में अपना माल बेच रही है कि नहीं बेच रही है, बेच रही है। हम लोग भी अपना माल जाकर बाहर में बेच रहे हैं कि नहीं बेच रहे हैं, बेच रहे हैं। यही क्या कहला है बच्चों, वैश्वीकरण। वैश्वीकरण का ही परिणाम है कि भारत में तुम इतना सारा सामान देख रहे हो, तुम साबुन खरीदने जाते हो तो चकरा जाओगे, इतने प्रकार का साबुन है। सर्फ खरीदने, अलग बात है कि तुमको नाम याद है, तुम सीधे जाके कहते हो हमको ये साबुन चाहिए, ठीक है ना। लेकिन अगर तुम खाली उसको जाके कह दिए कि हमको बढ़िया वाला साबुन दिखाइए, या तुम मॉल में चले गए, शॉपिंग मॉल में, वहां देखोगे ऐसे ऐसा साबुन देखा तो नाम कभी नहीं सुना होगा। तुम लोग 2-4 साबुन का नाम जानते हो, लक्स, लाइफबॉय, डव, पियर्स जानते हो, लेकिन जब तुम मॉल में जाओगे तो ऐसा साबुन आता है तुम कभी सुना भी नहीं है, सब विदेशी कंपनी है। क्लियर है। सर्फ है, सर्फ एक्सेल क्या है, विदेशी कंपनी है। ठीक है, कोई दिक्कत। तो तीनों चीज समझ गया, उदारीकरण समझ गए, लाइसेंस खत्म, बिजनेस करो खुलकर जितना करना है, कोटा खत्म, जितना माल बनाना है उतना बनाओ, कोई रोक टोक नहीं। निजीकरण, सरकारी कंपनी को क्या कर दिए, प्राइवेट। वैश्वीकरण, अपना देश बाहर के बाजार के लिए, सॉरी अपना बाजार बाहर के देश के लिए खोल दिए। बोलो कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, वैश्वीकरण से सामान सस्ता हुआ कि महंगा हुआ, सामान सस्ता हो गया, क्वालिटी बढ़ गया सामान का, क्योंकि कंपटीटर आ गया ना। और सर पे तो 50 को सर का कंपनी, तो सबको अपना माल बेचना है, तो कीमत तो कम करोगे, क्वालिटी बढ़ाओगे तब तो वैश्वीकरण के आने से कंपटीशन बढ़ा, सामान का कंडीशन भी सुधरा। लेकिन नुकसान क्या हुआ, नुकसान क्या हुआ बताओ। नुकसान यह हुआ कि हमारे देश की कंपनियां बंद हो गई, क्योंकि हमारे देश की जो कंपनी है वो विदेशी कंपनी के सामने टिक नहीं पाई। समझ गए, क्योंकि हमारे पास वैसा टेक्नोलॉजी नहीं था। अब तुम देखो भारत में अभी पतंजलि का लोग साबुन सब खरीदना शुरू किया है, बहुत कम लोग खरीद रहे हैं, ज्यादातर लोग लक्स, पियर्स, डव सब। हमारे देश की जितने भी इंडस्ट्री थे सब चौपट हो गए। अब मोबाइल में देख लीजिए, मोबाइल में भारत में 2 कंपनी थी, एक माइक्रोमैक्स, एक लावा। अब तो तुम किसी का देखता भी नहीं होगा, 2 ही इंडियन कंपनी था, एक माइक्रोमैक्स, एक लावा। है किसी के पास, नहीं है। सब आईफोन, लावा, सॉरी ओप्पो, वीवो, ये सब पे चला गया, जबकि ये सब क्या है, सैमसंग, सब बाहर की कंपनी है। तो हमारे, अच्छा अगर मान लो वैश्वीकरण नहीं आता तो हमारे देश में क्या बिकता, माइक्रोमैक्स, लावा। वो भी पता चलता कि वो भी आईफोन के रेट पर बिकता।
क्यों? क्योंकि उसको पता है कि दूसरा कोई कंपनी यहाँ पे है नहीं, जितना मन करो उतना में बेचो, अब कोई सुविधा नहीं मिलता हमको। वैश्वीकरण आया, सैमसंग आ गया, सोनी आ गया, आईफोन आ गया, वीवो आ गया, ओप्पो आ गया। अब आदमी जब जाता है दुकान में तो पूछता है कि भाई इसमें क्या फीचर, इसमें क्या फीचर, इसमें कितना कैमरा, उसमें कितना कैमरा, रेट कितना किसका कम है, बोलिए। तो ये फायदा हमको हो रहा है, लेकिन नुकसान क्या हुआ देश को? भारत की कंपनियां बर्बाद हो गई, कंपटीशन में टिक नहीं पाई। जैसे माइक्रोमैक्स अलावा इन फोन के आगे टिक नहीं पाया। समझ में आ रही है बात? ये वैश्वीकरण का नुकसान हुआ। कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं? तीनों चीज समझ में आ गया। और सरकार ने तीनों पॉलिसी कब लेकर आया? 1991 में, ठीक है। और इसको नाम क्या दिया? नई आर्थिक नीति। क्या नाम दिया बच्चों जी? इसका नाम दिया नई आर्थिक नीति। तो अगर तुमसे क्वेश्चन अब पूछ दे, देखो तुम लोग इसको याद किए हो, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन मान लो पूछ दे कि नई आर्थिक नीति कब लागू की भारत में? 1991 में, ठीक। नई आर्थिक नीति का 3 पिलर था। कौन कौन? निजीकरण, उदारीकरण, वैश्वीकरण। उदारीकरण क्या है? नियंत्रण और प्रतिबंध को खत्म करना, ठीक। नियंत्रण, कंट्रोल नहीं करेंगे किसी कंपनी को, कंपनी बढ़ रहा था, बढ़ रहा था, उसको अच्छी बात है। निजीकरण क्या था? हाँ, सरकारी कंपनी को प्राइवेट करना, ठीक। और वैश्वीकरण क्या है? अपना बाजार दुनिया के हर देश के लिए खोल देना, कोई भी आके हमें माल बेच सकते हो। तीनों चीज कब ये पॉलिसी लाई गई? क्या कहा गया? कोई दिक्कत? प्रधानमंत्री कौन थे उस समय? पीवी नरसिम्हा राव। कौन थे? ठीक है। और उस समय वित्त मंत्री कौन थे? मनमोहन सिंह। यही मनमोहन सिंह आगे चलकर देश के प्रधानमंत्री बने। और आपको पता है पीवी नरसिम्हा राव को भारत रत्न दिया गया आगे चलकर। पीवी नरसिम्हा राव को भारत रत्न मिला। क्यों मिला? इतना बड़ा स्टेप लेने के लिए। उस समय इसका काफी विरोध हुआ था। क्लियर है? प्रधानमंत्री कौन थे बच्चे? पीवी नरसिम्हा राव। वित्त मंत्री कौन थे बच्चे? मनमोहन सिंह। कोई प्रॉब्लम है तो बताइए हमको। समझ में आ रहा सब कुछ अच्छे से? कोई दिक्कत किसी को नहीं ना है? ठीक है। नई आर्थिक नीति कब लाई गई? प्रधानमंत्री कौन थे? वित्त मंत्री कौन थे? कितना पिलर? कौन कौन? चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शाबाश। ठीक है, आगे बढ़े। ठीक। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहां है? यही WTO। अभी हम लोग पढ़े थे ना, यहाँ पे क्या पढ़े थे हम लोग? WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ट्रेड का मतलब व्यापार होता है, बिजनेस का मतलब तुमने व्यापार पढ़ा है, ट्रेड का मतलब व्यापार होता है। ट्रेड, TRADE, ट्रेड मतलब व्यापार। विश्व व्यापार संगठन, ठीक है, क्या काम है इसका? दुनिया भर के बिजनेस को कंट्रोल करना। दुनिया में जो बिजनेस हो रहा है, जैसे भारत का अमेरिका से, अमेरिका का चाइना से, चाइना का जापान से, जापान का फिनलैंड से, फिनलैंड का इंडोनेशिया से, सब व्यापार करें आपस में। इस सब को कौन देख रहा है? WTO देख रहा है। ये कोई गलत तरीके से तो बिजनेस नहीं कर रहा है, समझ गए? अगर कोई गलती किया बिजनेस में तो इसकी शिकायत कहां की जाएगी? WTO में की जाएगी, ठीक। तो WTO कहां बैठा हुआ है? जेनेवा में है। अब जेनेवा कहां है? स्विट्जरलैंड में। कहां है? स्विट्जरलैंड में। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। देखिए, उपभोक्ता संरक्षण हेतु कितने राज्य आयोग काम कर रहे हैं? उपभोक्ता संरक्षण तो तुमको समझ में आता है ना, कि कोई कंपनी अगर हमको डुप्लीकेट माल बेच दिया, ज्यादा पैसा लेके माल बेच दिया, खराब सामान दे दिया, खराब हुआ तो कंप्लेन करे कि भाई आगे बना दो, आ ही नहीं रहा है। तो भाई एक उपभोक्ता के नाते अगर हमारे साथ गलत होगा तो हम इसकी शिकायत कहां करेंगे? हाई कोर्ट में नहीं, सुप्रीम कोर्ट में नहीं। आप जब कोई सामान खरीदते हैं और आपको महसूस हो कि हमको ठग लिया गया, किसी भी तरीके से डुप्लीकेट माल दे दिया, पैसा आपसे ज्यादा ले लिया, सामान खराब हो गया, तो वारंटी कवर नहीं कर रहा है, या वारंटी कवर करा तो समय लगा रहा है, पता चला कि 2 महीना बाद आया, तो भाई इसके ये तो हमारा शोषण हुआ ना। तो हम कंप्लेन तो कहीं करेंगे। तो अब कंप्लेन कहां कीजिएगा? थाना में। थाना कुछ नहीं करेगा। कहां कीजिएगा? हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट भी कुछ नहीं करेगा। सुप्रीम कोर्ट जाएगा, सुप्रीम कोर्ट भी कुछ नहीं करेगा। उसके लिए क्या बना हुआ है?
उपभोक्ता आयोग बना हुआ है। क्या बना हुआ है? कंज्यूमर फोरम। समझ गए? जिला में होता है, राज्य में होता है, फिर एक दिल्ली में है, पूरे भारत का सबसे बड़ा। ठीक है, तो कितने राज्य आयोग है भारत में? 35। कोई दिक्कत किसी को? जल्दी बोलो। सहकारिता प्रांतीय सरकारों को हस्तांतरण विषय कब बनी? 1919 में। इसको याद कर लो, ठीक है ना। सहकारिता क्या होता है तुमको हम बता देते हैं। सहकारिता क्या है? आज अगर सरकार चाहे कि हम सबको रोजगार दे दे, ये पॉसिबल नहीं है। दिस इज नेक्स्ट इम्पॉसिबल कि भारत के सभी लोगों को सरकार रोजगार दे दे। नहीं हो सकता है। क्लियर है? सभी लोगों को सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती। अगर कोई आदमी चाहे कि हम अकेले बिजनेस कर ले, तो भाई उतना पैसा नहीं है। अगर हम चाहें कि हम एक बहुत बड़ा इंडस्ट्री स्थापित करें, तो सोच ही सकते हैं, पैसा नहीं उतना, है ना। लेकिन अगर 500 लोग मिलकर डिसाइड करें किसी जगह पर कि चलो भाई सब पैसा मिला के बिजनेस करते हैं, सबको रोजगार मिल जाएगा, इसमें हम ही लोग मिलजुल के काम कर लेंगे, तो क्या नहीं बन सकता है? बन सकता है। अमूल का उदाहरण है हमारे सामने। अमूल गुजरात में, जब किसान पहले दूध, गाय जब दूध देती थी तो किसान ले जाकर उसको मार्केट में बेचता था, बाजार में। क्या होता था? बेचारा बैठा हुआ 3 घंटा, कोई कस्टमर ही नहीं आ रहा, और जो कस्टमर आ रहा था पता चला कि 50 को दूध लेकर बैठा हुआ है, सबको दूध बेच के जाने का जल्दी है, कहीं खराब हो जाएगा। बोलिए, उसको तो फ्री रिस्क था नहीं। अब वो किसान क्या कर रहा है भाई? 50 रुपए किलो का दूध 30 रुपए किलो में बेच के जा रहा है, तो किसान को तो नुकसान है। बेचारा अमीर कैसे होगा फिर किसान? और जब तक किसान अमीर नहीं होगा, देश कैसे अमीर होगा? क्योंकि देश में सबसे ज्यादा कौन लोग हैं? किसान है। तो किसान का आमदनी बढ़ाना पड़ेगा। भारत तब तक अमीर नहीं हो सकता जब तक किसान अमीर नहीं होगा। क्लियर? तो प्रॉब्लम, किसान क्या करता है? दूध का व्यापार, अनाज का व्यापार, यही करता है। व्यापारी अनाज उगाता है, दूध बेचता है। अब गुजरात में क्या है ना कि गुजरात के सभी राज्यों में था कि दूध है तो आपको कस्टमर नहीं मिल रहा है, दूध आपका खराब हो जा रहा है, तो आप सस्ते दाम पे बेच के चले जा रहे हैं। तो नजर पड़ी एक व्यक्ति की, उसका नाम था वर्गीज कुरियन। क्या नाम है उसका? वर्गीज कुरियन नाम था उसका। ठीक है, वर्गीज कुरियन को लगा कि क्यों ना ऐसा किया जाए कि सभी जितने भी दूध के उत्पादक हैं उनको कहा जाए कि भाई आप दूध, आप गाय जो दूध देती है आप हमको बेच दीजिए, हम आपको पैसा दे देंगे। उस दूध को क्या किया गया कि पैकेट में बंद करके उन जगह पे पहुंचा दिया जहां दूध का उत्पादन कम है, शहरों में। पटना में तो अभी भी है, दिल्ली बॉम्बे सब चले जाओ, कौन दूध गाय रखता है? इतना जगह है गाय रखने का? दिल्ली में जाओगे कोई गाय रख पाएगा? मुंबई में रख पाएगा? कलकत्ता में रख पाएगा? है? लेकिन दूध का जरूरत तो सबको, चाय तो सब पीता, मिठाई सब खाता है। बोलिए, लेकिन गाय तो रख नहीं पाएगा, जगह ही नहीं है। पटना में तो भी जगह है कि लोग रख ले रहे हैं, लेकिन जैसे से विकसित होगा इस शहर, तुम देखोगे यहां भी उस प्रॉब्लम आ जाएगा। ये पैकेट वाला दूध जो है ना, ये हमारी जरूरत नहीं, मजबूरी हो गई। क्योंकि खटाल दिन प्रतिदिन क्या हो जाएंगे? बंद हो जाएंगे। जैसे जैसे शहर में आबादी बढ़ेगी, अभी पटना की आबादी उतनी भी नहीं है, इसीलिए लोग खटाल उटाल रख ले रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे आबादी बढ़ेगी, जमीन घटेगा, तो गाय कहाँ रखोगे? गाय खाली गांव में रहेगी, शहर में नहीं। क्योंकि दूध का जरूरत शहर में ज्यादा है, शहर में लोग ज्यादा है, बच्चे जन्म लेते उनको दूध चाहिए। बोले है कि नहीं? चाय है, चाय के लिए दूध चाहिए, कॉफी के लिए दूध चाहिए, हर जगह दूध का जरूरत पड़ता है। तो वर्गीज कुरियन को एक चीज दिमाग में है, उन्होंने क्या किया, किसानों को कहा क्या पैसा कीजिए, हमको दूध बेचिए। उसको रैपर में बंद किया, पहुंचा दिया सब जगह शहर में, खूब हाथों हाथ डिमांड हुआ। शहर में एक और प्रॉब्लम है कि लोगों को बस समय नहीं है कुछ आगे हाथ में लेके खड़ा रहे। गाय आएगी, दूध देगी, फिर लेके आएगा, 1 घंटा का प्रक्रिया है ये। बोलिए, शहर में आप जाइएगा, 1 घंटा बड़ी बात है। दिल्ली बम्बई जैसे शहरों में, वहां आदमी उठता है जल्दी जल्दी में ऑफिस, समझ गए? वहां 1 घंटा आदमी केतली लेकर खड़ा नहीं रहेगा, उसको चाहिए कि बस गए, पैसा दिए, दूध लेकर चले जाए। तो दोनों प्रॉब्लम को समझा किसने? वर्गीज कुरियन ने। किसान का भी प्रॉब्लम, दूध बिक नहीं रहा उसका। अब कस्टमर का प्रॉब्लम क्या है? उसके पास समय नहीं है, दूध केतली लेकर खड़ा रहेंगे। तो दोनों का प्रॉब्लम समझ गए। उन्होंने क्या किया, पैकेट में कहा कि भाई अब दूध बेचिए, हमको पैकेट सब प्रोवाइड करवा देंगे सब जगह। अब देखिए, दूध आया, पैकेट रैपर बनाने के लिए महिलाओं का जरूरत पड़ा। अब घर का पुरुष गाय का देखभाल कर रहा है, घर की महिला दूध पैक कर रही है, दोनों को रोजगार मिल गया। बोलिए, आदमी क्या कर रहा है? गाय का देख रेख। महिला क्या कर रही? पत्नी क्या कर रही है? पैक कर रही है दूध को। 2 आदमी को रोजगार मिला घर में। अब ड्राइवर का जरूरत पड़ेगा,
पहुंचाने के लिए 3 आदमी का जरूरत पड़ गया, है कि नहीं। जब डिमांड पकड़ा तो कहा गया कि अब ऐसा कीजिए कि आप बैंक से लोन लीजिए, क्योंकि दूध का सेल खूब बढ़ गया है, पूरा नहीं कर पा रहे हैं। गांव के सभी लोगों को, गांव का नाम है आनंद, आनंद एक जिला है गुजरात में, नाम क्या है आनंद। अमूल जो तुम पता हो, अमूल, अमूल का जो ए है उसका मतलब होता है आनंद, आनंद नहीं ट वाला ना, ट वाला आनंद। उन्होंने क्या किया कि भाई आप ऐसा कीजिए कि सभी लोग गाय खरीदो भाई। अब किसान को आमदनी होगा तो क्यों नहीं खरीदेगा, बैंक भी लोन दे दिया उसको, वर्गीज को ने बैंक को कहा कि भाई लोन दीजिए, लोन देने में आनाकानी मत कीजिए। अब एक किसान है 4-4, 5-5 गाय रख लिया, समझ गए। दूध का कोई कमी नहीं है, दूध जो आ रहा है वो बेचने का समस्या नहीं, आप 50 रुपए किलो के हिसाब से ले लीजिए, हम शहर में उसको 60 रुपए किलो बेच लेंगे, ठीक है। ऐसे कर करके सबको गाय आ गया, गांव में हर घर में गाय, ठीक है। अब दूध का सेल बढ़ गया खूब, आनंद अमूल हो गई एक ब्रांड, अमूल की ब्रांड बन गया दूध के मामले में। अब इनके दिमाग में है कि दूध से दही बनता है, मलाई बनता है, राबड़ी बनता है, आइसक्रीम बनता है, सब तो दूध ही का खेल है। अब क्या हुआ भाई, दूध से दही आया, मलाई आया, क्रीम आया, दिस दैट, आइसक्रीम आइसक्रीम सब। अब आनंद जिला जो गरीब था आपस में सहकारिता करके क्या हो गया, अमीर। अब असली खेल यह है कि अमूल तो एक हो गई बड़ी कंपनी, ब्रांड, इतनी बड़ी ब्रांड है कि सिर्फ भारत ही नहीं दुनिया भर में दूध बेचती है अमूल। सोचिए गांव से शुरू हुआ था, आज अमूल का दूध अमेरिका में खोजोगे मिल जाएगा, अमूल का घी साउथ अफ्रीका में तुमको मिल जाएगा, अमूल का दही केन्या में तुमको मिल जाएगा। अमूल खाली भारत में माल नहीं बेच रही है, पूरी दुनिया में। और सबसे बड़ी बात पता है क्या है, साउथ अफ्रीका क्रिकेट टीम का नाम सुना है तुम लोग, साउथ अफ्रीका, उसके जर्सी पे अमूल लिखा हुआ है। सोचिए एक गांव से शुरू हुआ मामला, साउथ अफ्रीका का क्रिकेट टीम वर्ल्ड कप भी आ रहा है, तुम देखोगे उसका जर्सी जो होता है ना उस पर अमूल लिखा हुआ है, मतलब अमूल उसको स्पॉन्सर करती है। सोचिए कितनी बड़ी ब्रांड बन गई, कैसे, सहकारिता से। क्योंकि खेल ये हुआ कि इसका मालिक कौन होगा, दूध तो सबसे खरीद रहे, मालिक कौन होगा, तो कहा गया इलेक्शन होगा, इसका कोई मालिक नहीं होगा, वोटिंग होगा। जितने इससे जुड़े हुए लोग हैं, मेंबर हैं, मतलब जितने लोग गाय रखे हुए हैं और अमूल को दूध बेच रहे हैं सब इसका मालिक है। तो कैसे मालिक चुनेंगे भाई, वोटिंग करो। वोट कौन देगा, जो अमूल के मेंबर हैं, जो गाय रख करके अमूल को दूध बेच रहे हैं वो वोट करेंगे। जिनको चुनाव में खड़ा होगा, एक मालिक हर साल चुना जाता है, हर साल, साल 1.5 साल 5 साल जो भी हो, लेकिन एक टर्म के बाद वो क्या होता है, चुना जाता है, ठीक है। तो भाई आप एक बात, इसका कोई मालिक है फिक्स नहीं, ये लोकतांत्रिक प्रणाली है ना। यही कहलाता है क्या बच्चे, सहकारिता। अब ठीक है, अब तुम समझो कि सिर्फ दूध में ही क्यों, सब्जी में, अनाज में, हर जगह सहकारिता आ सकता है। अगर हम लोग मिलजुल के काम करें सब लोग, तो जैसे अमूल एक ब्रांड बन गया पूरी दुनिया में, वैसे हर चीज को ब्रांड बना देंगे, बोलिए है कि नहीं। आज सुधा आ गया, राज आ गया, देखा देखी, कर्नाटक का नंदनी ब्रांड है, ठीक है। कलकत्ता चलो मदर डेयरी है, दिल्ली चलो मदर डेयरी है, ठीक है। तो ऐसे करके सब चलते चल गया, यही सहकारिता है। तो सरकार चाहती है कि चूंकि जैसे सुधा अमूल के मामले में हुआ, वैसे भारत में सब ब्रांड तरक्की करे, तब ना रोजगार मिलेगा और लोग विकसित हो जाएंगे। तो इसके लिए आप देखिएगा सहकारिता एक आंदोलन चलाया गया। आपको पता है भारत में सहकारिता मंत्री कौन है, इसको लेकर मंत्रालय बनाया गया है ताकि सब लोगों को रोजगार मिले। सहकारिता मंत्री अमित शाह है, कौन है, अमित शाह, वही गृह मंत्री भी है, वही सहकारिता मंत्री भी है। काम क्या है इनका, पूरे भारत में सहकारिता को बढ़ावा देना, क्योंकि रोजगार कहां से आएगा, सहकारिता से। तुम एक आदमी को कहोगे बिजनेस करने के लिए नहीं कर पाएगा, लेकिन 100 आदमी मिलके कर सकता है। बोलो कोई दिक्कत किसी को नहीं ना, यही सहकारिता है। तो सहकारिता को प्रांतीय सरकारों का हस्तांतरण का विषय कब बनाया गया है, 1919 में, ये याद रखना, ठीक है ना क्वेश्चन। प्रांतीय सरकार का विषय है, राज्य सरकार का विषय 1919 में बनाया गया। मैग्नीज उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है, मैग्नीज, है ना। मैग्नीज कौन बनाता सबसे ज्यादा, उड़ीसा। लॉ एस्क कौन है, हेमाटाइट,
कौन है? हाँ, कोयला होता है लिग्नाइट, बिटुमिनस, पीट, एंथ्रासाइट, ये सब कोयला का नाम है। सबसे बढ़िया कोयला बताओ कौन है? सबसे बढ़िया कोयला, कोयला 4 प्रकार का होता है, ठीक। सबसे बढ़िया एंथ्रासाइट, सबसे बढ़िया, उसके बाद बिटुमिनस, फिर लिग्नाइट, चौथा पीट, सबसे घटिया कोयला पीट, ठीक। फिर से सबसे बढ़िया, पूछ देगा एग्जाम में। देखो हम ये तुम बोले ठीक है याद कर लो, हम इसी बहाने तुमको रिवीजन भी करवा देंगे। सबसे बढ़िया कोयला एंथ्रासाइट, उसके बाद उसके बाद उसके बाद याद नहीं रहेगा एग्जाम तक, तो आप इसको ऐसे याद करें, ABLP, ए से एंथ्रासाइट, बी से बिटुमिनस, ये भी तो याद रहेगा, एल से लिग्नाइट, LP याद रहेगा, LP ABLP, ए से एंथ्रासाइट, बी से बिटुमिनस, एल से लिग्नाइट। भारत में ना एंथ्रासाइट है बच्चे, ना बिटुमिनस है। भारत में सबसे ज्यादा कोयला लिग्नाइट है, लेकिन बिजली बनाने में बिटुमिनस और लिग्नाइट जो ज्यादा होता है, ठीक है। अब देखिएगा कि बिटुमिनस कोयला हम लोग बाहर से खरीदते हैं, ऑस्ट्रेलिया, चीन, इस देशों से खरीदना पड़ता है कोयला बिजली बनाने के लिए, ठीक है। एंथ्रासाइट कोयला इंडिया में नहीं है, कोई दिक्कत? 4 प्रकार का कोयला कौन कौन? जल्दी बोलो। एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट, पिट, ठीक। सबसे बढ़िया कोयला कौन सा? उसके बाद उसके बाद उसके बाद कोई प्रॉब्लम नहीं। हेमाटाइट क्या है? लौह अयस्क है। मैग्नेटाइट क्या है? लौह अयस्क है, ठीक। चलो क्या दिक्कत है, बोलो, कोई दिक्कत है? वो लकड़ी का कोयला होता है, लकड़ी का कोयला। चलिए यहाँ देखिए, उस पर लिट्टी भुट्टा उट्टा सब उस पर सेकता है, बिस्किट वगैरह सेकाता है उस पर। शमशान में जो लकड़ी जल जाता है ना, ठीक है, उस भुट्टा उट्टा जो सेकता है ना भुट्टा रोड पर, उसी पे सेकता है। खाते हो भुट्टा रोड पर का? नहीं खाते, खाना भी मत। भुट्टा लगे घर पे खा लो, ठीक है, क्योंकि भुट्टा जो सेकाता है ना चूल्हा पे जो रख के सेकते रहती है, तो तुम देखो, तुम लोग शमशान उमशान नहीं गए, लेकिन तुम लोग गए होगे कभी, तो वहां देखोगे जब बच जाता है ना लकड़ी, तो तुम देखना कि शमशान में साहिब पूरा एक बंडल रखा था लकड़ी का, जला हुआ लकड़ी, जिसपे लाश फूका गया है, ठीक है, वो खरीद के सब ले आती है। हाँ, फिर उसमें भुट्टा सेकाता है, कुछ कुछ लोग उसमें लिट्टी सेकता है, और फिर बिस्किट, हाँ ये सब बिस्किट उसको ले आता है सब, ठीक है। लिट्टी तो तुम देखो कोयला पत्थर और कोयला पे भी सेक लेता है, लेकिन भुट्टा जो है ना, भुट्टा रोड पर का, वो उसी कोयला पे सेकाता है। चलिए यहां देखिए, भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर है? ठीक है, याद रखना, भाखड़ा नांगल किस पे है? सतलज पर है। भारत का पहला स्वदेशी प्रयास से बना परमाणु विद्युत केंद्र कौन है? देखिए पहला पूछेगा तो पहला परमाणु विद्युत केंद्र समझ रहे हो? जैसे परमाणु से बिजली बनता है, परमाणु से क्या बनता है? बिजली। यूरेनियम से बम भी बनता है, यूरेनियम से बिजली भी। तो पहला पूछेगा तारापुर, याद रखना, दिमाग में सब भूलना नहीं। पहला पूछेगा तारापुर है ये, ठीक है, पहला पूछेगा तारापुर, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन तारापुर अमेरिका के सहयोग से बना है। ये जो है ना, ये पूरा भारत अपने द्वारा बनाया, मतलब किसी विदेशी हेल्प के बिना, ठीक है। कल्पक्कम कहाँ है? कल्पक्कम मालूम है? तमिलनाडु में है। अब कर्नाटक में कौन सा है? कैगा। और नरौरा कहाँ है? यूपी में। और राणा प्रताप सागर कहाँ है? राजस्थान में। राणा प्रताप, ठीक। नरौरा कहाँ है? यूपी। तारापुर कहाँ है? महाराष्ट्र। कल्पक्कम कहाँ है? कैगा कहाँ है? कर्नाटक। बिहार में कौन सा है? कोई नहीं, बिहार में कोई भी परमाणु विद्युत केंद्र नहीं है। कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत किसी को? बिहार में कोई परमाणु विद्युत केंद्र नहीं है, ठीक है। पहला कौन है बच्चा? तारापुर है, ठीक। लेकिन स्वदेशी प्रयास से कौन बना है? कल्पक्कम। कोई दिक्कत है तो बोलो।
कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। हिमाचल प्रदेश के मणिकर्ण में किस प्रकार का ऊर्जा संयंत्र है? भूतापीय है, जमीन का जो गर्मी होता है उससे बिजली बनाते हैं। प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है? पेट्रोलियम के साथ। पेट्रोलियम जहां पाया जाएगा वहां प्राकृतिक गैस भी पाया जाता है। अभी तुमको हम बता दिए थे कि भारत में ब्रिटेन, रूस और जर्मनी के सहयोग से लौह इस्पात केंद्र खोला गया, किस पंचवर्षीय योजना में? दूसरा, याद है, बताए थे ना। कहा बोलो, ब्रिटेन के सहयोग से कहां खोला गया है? दुर्गापुर में, ठीक है, कोई दिक्कत? राउरकेला में जर्मनी के सहयोग से, अब बोकारो रूस के सहयोग से। हुगली औद्योगिक प्रदेश का केंद्र कौन है? कोलकाता, हावड़ा, ठीक है। हुगली नदी है, ये जो गंगा नदी आ रही है ना, गंगा नदी जब बंगाल में घुसती तो हुगली कहलाती है, ठीक है। तो हुगली औद्योगिक प्रदेश क्या है? पहले जान लो औद्योगिक प्रदेश क्या होता है। किसी खास जगह पे जब बहुत ज्यादा इंडस्ट्री स्टेब्लिश हो जाए, इंडस्ट्री, उद्योग, तो उसको औद्योगिक प्रदेश कहा जाता है, ठीक है। पटना में है ऐसा कोई औद्योगिक प्रदेश? बताओ, पूरे बिहार में कहीं नहीं है औद्योगिक प्रदेश जहां खूब सारा इंडस्ट्री हो, नहीं है बिहार में, तभी तो हम लोग बाहर जाते कमाने। हुगली औद्योगिक प्रदेश कहाँ है? कोलकाता, हावड़ा, ठीक है। काफी ज्यादा इंडस्ट्री है। किस चीज का इंडस्ट्री आपको मालूम है? जूट का, जूट मिल, जूट समझते हैं, जिससे बोरा बनता है। सबसे छोटा रेलवे जोन कौन है? जैसे पूरे भारत को ना आई थिंक 16 भाग में बांटा गया रेलवे जोन में। हमारा जो रेलवे जोन है कौन सा? हाजीपुर वाला है, ठीक है। पूर्व मध्य रेलवे हाजीपुर से चलता है, हाँ हाँ हाँ, हाजीपुर से सब चलता है, ठीक है। तो सबसे छोटा कौन है? उत्तर पूर्वी है। फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र का है? पश्चिम बंगाल। ये विशेष आर्थिक क्षेत्र क्या होता है? स्पेशल इकोनॉमिक जोन। देखिए क्या होता है, इसको समझा देते हैं। स्पेशल इकोनॉमिक जोन, हर सरकार चाहती है कि हमारे इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री आएगा तब तो रोजगार मिलेगा, रोजगार मिलेगा तब तो सरकार का भी दिमाग शांत रहेगा, क्योंकि सरकार से हम क्या मांग रहे हैं भाई? रोजगार। अब सरकार का हमारे पास रोजगार है नहीं, बोलिए सरकार को क्या रोजगार? अब देखिए बिहार की आबादी कितनी है आपको मालूम है? बिहार की आबादी 13 करोड़ है। अब बिहार में सरकारी नौकरी की संख्या कितनी है? छोटा बड़ा सब मिलाकर, मतलब चपरासी से लेकर डीएसपी, एसपी सब मिलाकर कितना रोजगार है बिहार में सरकारी? 28 लाख, 1 करोड़ भी नहीं है। आबादी कितनी है? और सरकारी नौकरी इतना कम है, तब ना मारा मारी है, बोलिए। तो सरकारी नौकरी तो दे नहीं सकते, इंडस्ट्री बुलाइए, इंडस्ट्री बुलाइएगा तो भाई इंडस्ट्रीज को कुछ तो फायदा दीजिएगा तब ना आपके यहाँ आएगा। मेरे पास पैसा है, हम झारखंड में भी लगा सकते हैं, उड़ीसा में भी लगा सकते हैं, बंगाल में भी लगा सकते हैं, दिल्ली में भी लगा सकते हैं, पैसा मेरे पास, हम कहीं भी लगा सकते हैं, बोलिए। तो हम उसको कुछ फायदा देंगे। फायदा क्या देंगे? कि आप हमारे यहाँ टैक्स कम लगेगा, आपको जमीन सस्ता दे देंगे। तो इसको लेकर सरकार क्या करती है? अपने अपने विशेष आर्थिक क्षेत्र बनाती है कि आप अगर यहाँ पर इंडस्ट्री लगाइएगा तो आपको सारा फायदा हम देंगे, टैक्स कम देंगे, पानी सस्ता दे देंगे, बिजली सस्ता दे देंगे, ऐसे। तो लाभ दोगे, लोभ दोगे तब तो आएगा तुम्हारे पास। बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? इसके लिए बनाया जाता विशेष आर्थिक क्षेत्र, तो वही फाल्टा बंगाल में है, वहां बना। बोलो कोई दिक्कत है किसी को? कोई दिक्कत है? विशेष आर्थिक क्षेत्र समझ गए? वैसा क्षेत्र जहां सरकार बिजनेसमैन को फायदा देती है कि आप आइए हमारे यहाँ, बिजली सस्ता देंगे, टैक्स कम लगेगा, पानी आपको फ्री में दे देंगे, आइए। सरकार को क्या चाहिए? इंडस्ट्री ले करो। इंडस्ट्री अगर सरकार को दो फायदा है, सरकार को मिलेगा टैक्स, पब्लिक को मिलेगा रोजगार, दोनों खुश, ठीक है। भारत का पहला सीमेंट संयंत्र कहां स्थापित हुआ? चेन्नई में। कहा? चेन्नई में। कोई दिक्कत नहीं ना है? ठीक है। सीमेंट सबसे पहले, सीमेंट फैक्ट्री सबसे पहले कहां बना था? चेन्नई में। भारत का बर्मिंघम किसे कहा जाता है? जल्दी बोलो, क्यों? जल्दी बताओ। बर्मिंघम में क्या बनता है? मोटर कार। जमशेदपुर में क्या बनता है? हाँ मतलब फैक्ट्री है, बर्मिंघम में काफी फैक्ट्री। बर्मिंघम ऐसे है कि आपको पता है? बर्मिंघम इंग्लैंड में है, ठीक है। तो भारत का बर्मिंघम जमशेदपुर को। कौन जीवाश्म ईंधन है इसमें? हाँ सब बना है जीवाश्म से ना, कोयला पेट्रोल पर था। बाघ परियोजना कब आया? भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? आपको मालूम है कि 1971 के पहले शेर हुआ करता था भारत का राष्ट्रीय पशु,
नहीं मालूम है? नहीं मालूम है? भारत का राष्ट्रीय पशु पहले कौन था? शेर। तो बाघ को क्यों बना दिया गया? बाघ की संख्या कम हो रही थी। तो इसी को ध्यान में रखते हुए इंदिरा गांधी जो है उन्होंने बाघ को बना दिया राष्ट्रीय पशु। अब बाघ परियोजना चलाया गया। बाघ परियोजना का उद्देश्य है कि भारत में बाघों की संख्या को बढ़ाना। जी। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है बच्चों? क्यों फेमस है? एक सींग वाला गेंडा है। समझ गए? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में एक सींग वाला गेंडा पाया जाता है। ठीक है। और ये कहाँ है? असम में। भारतीय वन्य जीव बोर्ड का गठन कब हुआ? क्यों हुआ? क्यों हुआ? नहीं मालूम? वन्य जीव बोर्ड है। देखिए पहले शिकार खूब करते थे, पहले के लोग शिकार करते थे। ठीक है। दिख रहा है जी? अच्छा चलो कुछ कुछ हम पढ़ा लेंगे। दिख रहा है ऐसा नहीं है, वो तो गलत किया। हाँ ठीक है, चलो यार देखो, बुलाए थे तुम लोग को टेस्ट लेने के लिए। टेस्ट तो लेंगे इसका? जब भी ले लें। और रिकॉर्ड हो रहा तो बकबक कर रहा हूं। देखिए आयुर्वेद का जनक कौन है? हाँ, इसी धन्वंतरी के नाम पे हम लोग, है ना, मतलब आयुर्वेद में धन्वंतरी को भगवान माना गया है। दिवाली में आप देखिएगा कि एक होता है धनतेरस। धनतेरस को लोग किस बार ये पूजा करते हैं? धन्वंतरी को। ये एक डॉक्टर थे ये आयुर्वेद के। सुश्रुत कौन थे? दुनिया में पहला ऑपरेशन सुश्रुत ने किया था। प्लास्टिक सर्जरी सुश्रुत ने किया था सबसे पहला। पूरी दुनिया में पहला ऑपरेशन जो किया सुश्रुत। शल्य चिकित्सा ऑपरेशन को क्या बोलते हैं? शल्य चिकित्सा कहा जाता है। ठीक है। आज देखते हो आज इतना सारा ऑपरेशन होता है, लेकिन सबसे पहला सर्जन कौन थे? सर्जन कहा जाता है जो ऑपरेशन करता है उसको सर्जन कहा जाता है। डॉक्टर में सर्जन कौन होता है? जो ऑपरेशन करता है। ठीक है, उसको सर्जन कहा जाता है। तो सबसे पहले सर्जन कौन थे? सुश्रुत। समझ गए? सुश्रुत। शल्य चिकित्सा कहा जाता है ऑपरेशन को हिंदी में। ठीक है ना? कोई दिक्कत? इनकी किताब है, उसका नाम है सुश्रुत संहिता। हाँ पढ़ी है? सुश्रुत संहिता है, उसमें बताया गया प्लास्टिक सर्जरी। आजकल देखते हो नाक, आंख, मुंह सबका अलग अलग डिजाइन बनवा लेता है फिल्म इंडस्ट्री का लोग, बॉलीवुड वाला सब, है ना। किसी का नाक टेढ़ा उसको सीधा कर लिया, आंख को सही कर लिया, कोई लिप्स को ठीक करवा लेता, सब प्लास्टिक सर्जरी है ना। तो दुनिया में पहला प्लास्टिक सर्जरी कौन किया? पतंजलि कौन है? योग। पतंजलि देखते बाबा पतंजलि के नाम से प्रोडक्ट बेचते हैं। धन्वंतरी आयुर्वेद, और चरक का भी संबंध आयुर्वेद से ही है, लेकिन धन्वंतरी के बाद ही, धन्वंतरी पहले है। क्लियर? टेक्सोल का उपयोग कहां होता है? टेक्सोल। हाँ ये कैसे आपको पता चलेगा? टेक्सोल का उपयोग कैंसर में होता है। तुक्का मार दी। अच्छा टेक्सोल, हाँ ठीक है, कैंसर है ना। हाँ सही सही। हाँ ठीक है। नवीकरणीय ऊर्जा कौन है? नवीकरणीय जिसको हम 1 से 11 बार यूज कर सके, बोलो। सौर ऊर्जा। ये सब अनवीकरणीय है, एक बार यूज हो जाएगा तो फिर दोबारा नहीं कर सकते। भारत का सबसे लंबा बांध कौन है? सही है, ठीक है, बहुत अच्छा। कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना। तापीय का मतलब होता है कोयला से बनता है। तापीय का मतलब जो बिजली कोयला से बनता है उसको तापीय कहा जाता है। कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना कहाँ है? भागलपुर में। भागलपुर में जगह पीरपैंती। क्या कर रहा है यार तुम? भूकंप की सर्वाधिक विनाशकारी तरंग कौन है? सबसे विनाशकारी होता है। 3 प्रकार का तरंग होता है। ये टी कोई तरंग नहीं है, पी तरंग होता है, एस तरंग होता है, एल तरंग होती है। सबसे ऊपर ऊपर चलता है, सबसे ज्यादा विनाश ही रहता है। जब भूकंप आता है तो 3 तरंग चलता है, पी, एस और एल। सबसे जो धरती के ऊपर चलता है एल होता है, यही विनाश करता है, याद रखना। बिहार का शोक, सबसे ज्यादा रास्ता बदलती है ये नदी। ठीक। कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? महामारी। कोरोना महामारी था,
कोरोना क्या था? महामारी। ये प्राकृतिक आपदा, भूकंप भी है, बाढ़ भी और सुनामी भी है। कोई दिक्कत नहीं ना? ठीक है, आगे जो वर्ष 1934 बिहार में किस प्राकृतिक आपदा का सामना किया था? 1934 भूकंप आया था, बहुत भयानक भूकंप, ऐसा कि आज तक वैसा भूकंप नहीं आया। वही भूकंप में तुम देखो कालिस्तान का सिर टेढ़ा हो गया। कालिस्तान गए हो ना, तो कालिस्तान का जो बाहर का सिर टेढ़ा है, कालिस्तान जो मंदिर है, हाँ, उसका सीढ़ी तुमको टेढ़ा दिखेगा। भूकंप का ही प्रभाव है वो। बहुत जबरदस्त भूकंप आया था। ठीक है, कच्छ प्रदेश किस भूकंप की पेटी से संबंधित है? देखिए मेरी बात को समझिए, टोटल भूकंप जो है कितने? 5 है, 5। सबसे कम जहां खतरनाक है वह है जोन 1, जहां भूकंप आने का चांस एकदम खत्म है, रेयर। जैसे दक्षिण भारत भूकंप बहुत कम आता है, वहां पे 1 में आता है। भूकंप जोन 2 थोड़ा ज्यादा खतरनाक, और सबसे खतरनाक कौन है? 5। बिहार किस में आता है? 4 और 5 दोनों में हम लोग, 4 में भी है, 5 में भी है। जितना नेपाल से सटा जिला सब 5 में है ना। नेपाल से सटे होने का नहीं दिक्कत है, नेपाल चूंकि हिमालय वही है, एवरेस्ट। ठीक है, और जब जब एवरेस्ट की ऊंचाई बढ़ेगी भूकंप आएगा, या यूं कहो कि भूकंप आता तभी एवरेस्ट की ऊंचाई बढ़ती है। और ज्यादा भूकंप खतरनाक कहां था? नेपाल में। नेपाल से लोग सकते हैं। तो पटना जो है ना भूकंप जोन 4 में है, मतलब भूकंप आने का बहुत ज्यादा चांसेस शहर में, अब भयानक वाला भूकंप। ठीक है, 5 अररिया, किशनगढ़, ये सब जो है ना, कटिहार उटिहार जो सब सटाओ नेपाल से, चंपारण उपारण, सब भूकंप जोन 5 में आता है, खतरनाक है। कच्छ प्रदेश किस में आएगा? क्यों आएगा पता है? अब तक भारत में सबसे भयानक जो भूकंप आया वो कच्छ में आया, सबसे भयानक वाला। कच्छ गुजरात में है। कहा है? महासागर तल में कंपन को क्या कहते हैं? सुनामी। हाँ, समुद्र के अंदर जो भूकंप आकर सुनामी है। आपको याद है सुनामी भारत में कब आया था? 2004 में, बहुत भयानक सुनामी था। मलबे के नीचे दबे हुए लोगों का पता लगाने के किस यंत्र की? इंफ्रारेड कैमरा। क्योंकि मलबा के नीचे अंधेरा रहता है, जितना भी नाइट विजन कैमरा होता है ना, नाइट विजन सब में इंफ्रारेड लगा रहता है। समझ गए? नाइट विजन जितना भी होता है सब में क्या लगा रहता है? इंफ्रारेड। आपका जो वो होता है ना रिमोट में भी क्या होता है? इंफ्रारेड होता है। आप ऐसे देखे तो आपको नहीं दिखेगा, लेकिन मोबाइल में देखोगे तो लाल बत्ती जलता है उसमें। देखा कभी बार क्या है? हाँ, वही कैमरा में। भारत की संविधान सभा गठन कब हुआ था? 1946 में। कब हुआ था? हाँ, 9 दिसंबर 1946 को। एनक्रुमा कहां का राष्ट्रपति चुने गए? भाई ये 9 क्लास का क्वेश्चन है। राजनीतिक दलों की मान्यता उसका चिन्ह कौन प्रदान करता है? निर्वाचन आयोग। बहुत अच्छा। मतलब किस पार्टी को कौन सा चिन्ह मिलेगा? भाजपा को कमल है, कांग्रेस को पंजा है, इसको लालटेन, उसको 300, कौन देता है? निर्वाचन आयोग है ना। ठीक है, कौन क्षेत्रीय पार्टी है? हाँ देखो, अरे ये तो यार लोक जनशक्ति पार्टी में क्षेत्रीय पार्टी है, बहुजन समाज पार्टी में क्षेत्रीय पार्टी है। ठीक है, जिस समय का क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पार्टी वो पार्टी होती है जो पूरे देश में चुनाव लड़ती है। जैसे भारतीय जनता पार्टी क्या है? राष्ट्रीय पार्टी है। बीजेपी, कांग्रेस क्या है? राष्ट्रीय पार्टी है। ठीक है, ये सब क्षेत्रीय पार्टी है। बांग्ला किस राजनीतिक दल का चुनाव चिन्ह है? बांग्ला, जल्दी बोलो। लोक जनशक्ति पार्टी। समाजवादी पार्टी का चुनाव चिन्ह? समाजवादी पार्टी बिहार में नहीं, यूपी में है। इसके अध्यक्ष अखिलेश यादव, सुना हुआ नाम तुम लोग। क्या है इसका चुनाव चिन्ह? साइकिल। ठीक है, जरूरी नहीं कि लोक जनशक्ति पार्टी तक भी लोक जनशक्ति पार्टी पूछ दे, हो सकता है समाजवादी पार्टी पूछ दे, इसीलिए हम तुमको बता दे रहे हैं। समाजवादी पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? साइकिल है। राष्ट्रीय जनता दल का तुमको पता होगा क्या है? राष्ट्रीय जनता दल का चुनाव चिन्ह क्या है? लालटेन। राजद, तेजस्वी यादव, लालू यादव। क्या नाम है पार्टी का? आरजेडी जी। ठीक है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का हसुआ, हथौड़ा, ये सब है इसका। बाली, हसुआ रहेगा, हथौड़ा बाली सब रहता है। ठीक है, बाली धान का जो बाली होता है वो। लोक जनशक्ति पार्टी का बंगला है। नर्मदा घाटी परियोजना किस राज्य में है? जल्दी। हाँ, अरे भाई ये तो बवंडर है क्वेश्चन।
नर्मदा घाटी परियोजना तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। बड़ी बात यह है कि इसमें कोई आंसर ही नहीं है। नर्मदा नदी घाटी गुजरात, राजस्थान, ये सब जगह पे है। तमिलनाडु, खेल कर्नाटक, बिहार में भी नहीं, उत्तर मध्य प्रदेश में नहीं। ठीक है, ये गलत है। ये तुम लोग याद किए क्या इसको? क्या भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी? अरे ये पार्टी का नाम है, तो दिमाग तो लगाओ। नर्मदा घाटी परियोजना क्या? बांध। घाटी परियोजना का मतलब क्या होता है? बांध से, बांध से। बोलिए, तो बांध कम्युनिस्ट पार्टी तो पार्टी का नाम है। इसमें कोई ऑप्शन नहीं है, चारों गलती है। आंसर इसका होगा गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश। इसमें है ही नहीं। कौन, किसका? ये कौन सा? ये तो क्वेश्चन बैंक है ना, वो नीरज वाला है। चलो, भारतीय किसान यूनियन का प्रमुख नेता कौन? चौधरी चरण। हाँ, ये महेंद्र सिंह टिकैत, सही है। चौधरी चरण सिंह भी किसानों के नेता थे। ये भारत के प्रधानमंत्री भी बने और चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न मिला। ठीक, महेंद्र सिंह टिकैत भी एक किसान नेता है। ठीक है। जिला परिषद का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? पंचायती राज प्रणाली की शुरुआत कहां हुई? हाँ, सबसे पहले पंचायत का चुनाव पूरे भारत में कहां हुआ? राजस्थान में। ग्राम पंचायत का प्रधान कौन होता है? बहुत बढ़िया। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? बहुत बढ़िया। आंग सान सू की का संबंध किस देश से है? ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? दिन बोलो, दिन। तारीख बोलो, तारीख। 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को कहां हुई थी? कहां हुई थी? बंबई में। बंबई में भी कहा? गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में। ठीक। कितने मेंबर भाग लिए? 72। अध्यक्ष कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी। सचिव कौन थे? एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। बिहार के कौन थे? एक भी नहीं। क्लियर? जल्दी बोलो फिर से। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 28 दिसंबर 1885। कोई दिक्कत नहीं? फिर से बोलो राजी, तुम लोग पीछे बैठ के तुम्हारी काम करना बात कर रहे हैं। तो हम बोले सुनाई तो दे रहा है ना, दिखाई नहीं दे रहा, सुनाई दे रहा है कि भी खत्म हो गया। ये चल रहा है ना, काम कर रहा है ना, ठीक है। तो सुनो, तुम्हारे ही काम करना बात कर। हमको क्या छुट्टी लेकर चल जाएंगे घर? हम मंडे का दिन है, हम भी जाएंगे, बाइक लेकर चल जाएंगे घूमने उमने के लिए। छुट्टी का दिन है मेरा। पापा को बोलते थे, मेरे पापा विश्वास ही नहीं करते कि आप मंडे को चले जाते हैं। कहाँ चले जाते हैं? सोनपुर कहाँ जाते हैं? तो खाना में जाना था। मेरा ही बाइक है, किसी में दम नहीं कि उसको चुरा के दिखा दे। तो पैदा नहीं हुआ है अभी। क्या तुम बात कर रहा है? तुम हमको हल्के में ले रहा है। वो हमको हल्के में ले रहा है। लॉरेंस बिश्नोई का फूफा है, मेरा बाइक चोरी कर लेगा। तुम हमको हल्का में ले रहा है जी। दुंदी वजह में रह करके तुम सोच रहा है कि पूरा हमको झुका सके जो दुनिया में दम नहीं। हमसे है जमाना, जमाने से हम नहीं। ये डायलॉग कभी पुराना नहीं होगा, हमेशा नया रहेगा। गायब भी नहीं हो सकता है। रात भर छोड़ देते हैं उसको कई बार घर के बाहर। पहला कि उसमें जो लगा हुआ है डिस्क ब्रेक, उसको तोड़ना बहुत मुश्किल है। उसका चाबी देखो कैसा चाबी है, इसको देखो ऐसा चाबी है। दूसरा कि अगर कोई उसको चोरी भी कर लेगा तो ढूंढ के निकाल लेंगे, कारण गाड़ी में जीपीएस लगा हुआ है। तो गाड़ी जहां जाएगा पता चल जाएगा, गाड़ी में जीपीएस लगाए हुए हैं। तीसरा, तो गाड़ी जहां भी जगह पूरा सीसीटीवी खुलवा देंगे। सीसीटीवी कहां से ऑपरेट हो रहा है हमको सब पता है। तुमको नहीं पता होगा, हमको पता है।
गाड़ी इंश्योरेंस में है, चोरी हो जाएगा। गाड़ी इंश्योरेंस में है, इंश्योरेंस जो बढ़िया लिए हुए हैं पूरा 90% देगा, 10% काटेगा, 90% मेरा। सोचना क्या है जी, लोग ऐसा तुम हल्के में लेता है हमको। हर प्रकार का मान लो किस्मत खराब हो गाड़ी चलेगा 90% देगा ना, इतना टेंशन क्या लेना है। हाँ बुलेट ले लेंगे हम तो, 4 कोई गाइड करे तो बुलेट ले लेंगे। हाँ जी डिस्क तब ना, डिस्क लॉक लग रहा है उसमें। समय लगेगा उस चक्कर में। चलो यहाँ देखो, चोर है जी तुम लोग, चोर सबको पढ़ा रहे हैं हम। चक्का खोलेगा तो कंधा पे उठा लिया। कभी कभी कमाई नहीं ना, इसलिए कमाई तुमको पता नहीं कि मेहनत का कमाई क्या होता है। मेहनत का कमाई का गाड़ी है वो, इसलिए चोरी चोरी तुम लोग करता है। पिताजी का पैसा लेते हो तो क्या पता चलेगा मेहनत के कमाई का क्या होता है मजा। अभी तो 10 बजे पिताजी से आ रहा है, इसीलिए करा गाड़ी चोरी हो जाएगा। मेहनत से कमाओगे तो उसे समझ में आएगा तुमको। वो लिखता है ना डैड्स गिफ्ट मॉम्स गिफ्ट, जब उसका चोरी होता तो पता नहीं चलता है। जैसे मेहनत से कमाओगे ना तो 10 रुपया भी गिरेगा ना तो समझ में आएगा तुमको। अभी कमाना शुरू नहीं किए हो, समझा इशू तुम्ही को बोला है। चलो यार देखो बात खत्म करो, लिख लिया आप लोग, इसको लिख लीजिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? देखिए 28 दिसंबर 1885। डेट नोट करो उसमें, जगह भी नोट करो। बंबई का गोकुलदास संस्कृत, हाँ किस पत्र ने रातों रात वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से बचने की अपनी भाषा बदल दी? वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट क्या था? सुनो, लॉर्ड लीटन ने कराया था। कौन लगाया था? लिख लो, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लॉर्ड लीटन वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लॉर्ड लीटन लाया था। ठीक है, इसका उद्देश्य देशी समाचार पत्रों का प्रकाशन रोकना था। ठीक है, मतलब हिंदी में जो अखबार छपेगा बंद करो, बांग्ला में छपेगा बंद करो, उर्दू में छपेगा बंद करो, पंजाबी में छपेगा बंद करो, खाली इंग्लिश में छपेगा अखबार। ठीक है, तो अमृत बाजार पत्रिका जो है ये बांग्ला में छपता था। किसमें? बांग्ला में। समझ गए? ये क्या किया, रातों रात भाषा बदल के, पता चला कल बांग्ला में अखबार आया, सुबह सुबह अंग्रेजी में आ गया। आपको पता है भारत में सबसे ज्यादा बिकने वाला अखबार है अमृत बाजार पत्रिका। दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर, हिंदुस्तान, ये सब कुछ नहीं बिकता। सबसे ज्यादा कौन बिकता है? अमृत बाजार पत्रिका। किस भाषा में? बांग्ला में। और आज तो इसके पास एक चैनल भी है, न्यूज चैनल, नाम सुना है उसका? ABP न्यूज, इसी का है। ए से आनंद, बी से बाजार, पी से पत्रिका। आपको पता नहीं होगा इसलिए। अमृत बाजार पत्रिका, समझ गए? ये है, कोई दिक्कत? चलिए आगे देखिए। विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहां हुई? चीन में। किस सम्मेलन में जर्मनी की क्षतिपूर्ति राशि को कम कर दिया गया? ठीक है, अमेरिका में न्यू डील किसने लागू किया? न्यू डील, हाँ, रूजवेल्ट ने। जॉन की ने किस मशीन का आविष्कार किया था? जॉन की ने। ठीक है, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई? किन्हें सीमांत गांधी कहा जाता है?
ठीक है। भारत सरकार अधिनियम 1919 को किस नाम से जानते हैं? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार को। ठीक है, ठीक है। अंकोर वाट मंदिर का निर्माण किसने कराया? बोल्शेविक दल का कार्यक्रम अप्रैल 30 किसने लिखा था? अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस, समाजवादियों का बाइबल, दास कैपिटल। चलो 4 किताब है। वार एंड पीस लियो टॉल्स्टॉय की किताब है। वार एंड पीस किसकी किताब है? चलो लिखो। वार एंड पीस किसकी रचना है? वार एंड पीस। पीस मतलब क्या होता है जी? शांति। वार मतलब युद्ध। युद्ध और शांति किसकी रचना है? मान लो वार एंड पीस नहीं देखा, युद्ध और शांति दे दे, युद्ध और शांति, तभी आप नहीं लिखना। ठीक है ना, लियो टॉल्स्टॉय। ठीक है बच्चा। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो कौन लिखा है? कार्ल मार्क्स। दास कैपिटल कौन लिखा है? कार्ल मार्क्स। अप्रैल थीसिस लेनिन। याद रहेगा। रक्त और लौह की नीति का उल्लंघन किसने किया था? बिस्मार्क ने किया। किसने किया? वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को किसने रद्द कर दिया? लाया था लीटन। रद्द कौन किया? वीपन। याद रखना इसको। ठीक है, लिख लो। लाया था कौन? वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट क्या था बताओ? देसी समाचार पत्रों को प्रतिबंध करना था, उसको प्रतिबंधित करना था। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट का क्या उद्देश्य था? देसी समाचार पत्रों को प्रतिबंधित करना। तुम कहोगे क्यों? क्योंकि अखबार में लिखते थे अंग्रेजों के खिलाफ, और अंग्रेज उसको पढ़ नहीं पाते थे क्योंकि उनको बांग्ला हिंदी समझ में नहीं आता था। ठीक है, समझ गए? वो किस भाषा में लिखते थे? हिंदी या बांग्ला में, और अंग्रेज उसको समझ नहीं पाते, तो उन्होंने क्या किया? सीधे बंद ही करवा दिया सारा अखबार का, खाली इंग्लिश छपेगा। ये था वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट। वर्नाक्यूलर का मतलब होता है देसी। वर्नाक्यूलर का मतलब देसी। ठीक है ना। जैसे वर्नाक्यूलर लैंग्वेज, इंग्लिश वर्नाक्यूलर लैंग्वेज है नहीं। वर्नाक्यूलर लैंग्वेज कौन है? हिंदी, बांग्ला, उर्दू, पंजाबी, उड़िया, तमिल, तेलुगु सब क्या है? वर्नाक्यूलर लैंग्वेज है। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं। लाया कौन? लीटन। रद्द कौन किया? रूस में अल्पमत वाला दल क्या कहलाया? हाँ, अब बहुमत वाला बोल्शेविक, अल्पमत वाला मेंशेविक, और बहुमत वाला। अब जरा किताब पर आइए, इतना ही था तो इधर है इधर। बाओ दाई की सरकार कहां थी? ठीक है, दक्षिणी वियतनाम में। वियतनाम को 2 भाग में बांट दिया गया था, है ना? उत्तरी और नहीं, उत्तरी और दक्षिणी। तो उत्तरी में किसकी सरकार बनी थी? हो ची मिन। और दक्षिण में बाओ दाई। किस सम्मेलन में हुआ था बंटवारा उसका? याद करना इसको। वियना सम्मेलन था, देख लेना। वियना नहीं, जेनेवा समझौता था। उत्तरी और दक्षिणी वियतनाम का एकीकरण कब हुआ? 1976। किसके योगदान से इटली का एकीकरण हुआ? मेजनी, काउंट काबूर, विक्टर इमैनुअल, इनमें सभी। हीगल किस देश का दार्शनिक था? जर्मनी का। जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? नेपोलियन बोनापार्ट। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की घोषणा किस संस्था में की गई? ठीक है। 8 मार्च हो गया। अब इसका दीर्घ उत्तर ये रह गया। क्या रह गया? लॉन्ग और दीर्घ। निकालना फोन।